नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सीए सोमेश सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल कॉमर्स जंक्शन बाय सीए सोमेश सिंह, जिस पर बातें होती हैं कॉमर्स के ज्ञान की। आज का जो ज्ञान का टॉपिक है वो है डेप्रिसिएशन, जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है कॉमर्स के जर्नी में आपका। ठीक है, जो कि इनकम टैक्स पर्पज़ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग पर्पज़ से है। आपका कंपनी के अंतर्गत अगर रिजर्व प्रोविजंस कुछ बैलेंसेस आप रखते हैं तो उससे रिलेटेड भी इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर पढ़ने का जो मेन मकसद है, जो मेन कॉन्सेप्ट है जिसके पीछे ये चीज़ डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है, वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म अप्रोच जो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट था, और कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो मैंने कहा था पिछले ही वीडियोज़ में कि गैप जो है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स मैंने डिस्कस किया था, उसी कॉन्सेप्ट में 4 कॉन्सेप्ट ऐसा है जो इस डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जो टॉपिक है मेरा वो कवर करता है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म अप्रोच, मैचिंग कॉन्सेप्ट और पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो हम बताएंगे आगे कब कब कहाँ जरूरत है उसका। ठीक है, तो आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है डेप्रिसिएशन। उससे रिलेटेड कुछ जो टॉपिक इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं डेप्लेशन। ठीक है, डेप्लेशन क्या है, अमोर्टाइजेशन किसको बोलते हैं, ऑब्सोल्सेंस क्या है, और डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कुछ अगर कुछ प्रोविजंस करते हैं या किसी और एक्सपेंसेस का प्रोविजंस है तो वो प्रोविजंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, और नीड ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं अपने लोग। ठीक है, और जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन, जर्नल एंट्रीज क्या क्या परफॉर्म हम लोग करते हैं डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, और प्रोविजंस क्या है और रिजर्व्स क्या है। ठीक है, प्रोविजंस यहां भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इवन। तो प्रोविजंस, रिजर्व्स, नीड ऑफ डेप्रिसिएशन, ये क्या है, हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक, आज का जो डिस्कशन है वो ऑलमोस्ट ज़्यादा भी लंबा वीडियो नहीं करेंगे, छोटा सा ही रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियोज पे इस पर हम लोग वर्क करें। देखिए एक्चुअली में है क्या, आप समझिए कि अगर कोई कॉस्ट होता है, ठीक है, अगर कोई कॉस्ट हम लोग लगाते हैं और उस कॉस्ट का बेनिफिट अगर अपने को लॉन्ग लास्टिंग मिलता है, 3 साल के बाद, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 7 साल के लिए अगर बेनिफिट मिलता है, मतलब कहने का है कि आज कॉस्ट इनकर्ड किए, आज कॉस्ट लगाए और उसका बेनिफिट जो है मुझे मिल रहा है आने वाले समय में। इस अकाउंटिंग पीरियड में, जिस अकाउंटिंग पीरियड में वो एक्सपेंडिचर लगा, उस अकाउंटिंग पीरियड में भी वो बेनिफिट दिया और आने वाले कमिंग अकाउंटिंग पीरियड में भी वो बेनिफिट देगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर हमने आउटफ्लो कुछ किया, कुछ कॉस्ट किया, तो उसका बेनिफिट अगर हमको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, नेक्स्ट आने वाले कमिंग फाइनेंशियल ईयर्स में मिलता है, तो उस केस में जो कॉस्ट, ये पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर अपने को प्रॉफिट निकालना है, मान लीजिए किसी स्पेसिफिक पीरियड का, तो हम लोग पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, किसी स्पेसिफिक पीरियड का अकाउंट्स बनाओ और अगर उस पीरियड का आपको प्रॉफिट निकालना है तो उस पीरियड का इनकम पकड़ लो, उस पीरियड का रेवेन्यू पकड़ लो, और उस रेवेन्यू में उस पीरियड का जो कॉस्ट इनकर्ड है, उस पीरियड का जो एक्सपेंसेस है, उसको आप घटा दीजिए, तो आपको उस पीरियड का प्रॉफिट निकल जाएगा। तो अगर हम अपने को प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट का सीधा फंडा है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड जिसका कि हम लोग प्रॉफिट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन क्या है, एक कॉस्ट तो आपने इनकर्ड किया लेकिन बेनिफिट तो उसका आने वाले समय में मिलेगा। तो डेप्रिसिएशन क्या है, वो जो कॉस्ट इनकर्ड किया है जिसका कि बेनिफिट आने वाले समय में मिलने जा रहा है, उसी कॉस्ट का एक स्पेसिफिक पोर्शन है जो आने वाले समय में अब यूज नहीं होगा। हम एक एग्जांपल करते हैं, मान लीजिए कि अगर हम कोई कॉस्ट करते हैं, वो कॉस्ट अगर इस तरह से है, मान लीजिए इतना एक्सपेंसेस है, ठीक है, मान लीजिए ये 10 लाख 1 लाख का कॉस्ट है और इसका लाइफ ऑफ एसेट्स, जो एसेट्स अपने परचेज किए हुए हैं, जो कॉस्ट हमने इनकर्ड किया है, उसका बेनिफिट जो है आने वाले 10 साल तक मिलेगा। मतलब क्या है कि आने वाले 10 साल तक इस एसेट्स को हम लोग यूज कर पाएंगे और इससे रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर इस कॉस्ट को हम पिक्चर के थ्रू डिपिक्ट करें तो इस तरह का पिक्चर होगा। इसको हम लोग 10 डिवाइड कर देंगे 10 स्पेसिफिक पार्ट में। ठीक है, और एक पार्ट का जो एक्सपेंडिचर है जो अब नहीं यूज कर पाएंगे, जिसका बेनिफिट हमको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में नहीं मिलेगा, तो वो पीरियड क्या, वो कॉस्ट क्या कहलाएगा, एक्सपायर्ड कॉस्ट। हम डिस्कस और भी करेंगे एक्सपेंसेस जब हम बताएंगे आपको, तो एक्सपायर्ड कॉस्ट और अनएक्सपायर्ड कॉस्ट। कोई भी कॉस्ट 2 तरह का हम करते हैं, जिसका बेनिफिट अगर अपने को इस फाइनेंशियल ईयर में मिल गया तो वो कॉस्ट एक्सपायर्ड कर गया।
अब उस पोर्शन का बेनिफिट, उस कॉस्ट के उस पोर्शन का बेनिफिट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अपने को नहीं मिलेगा, तो वो क्या कहलाएगा आपका एक्सपायर्ड कॉस्ट। क्या कहलाएगा आपका एक्सपायर्ड कॉस्ट। मतलब वो कॉस्ट का जो बेनिफिट एग्जॉर्शन है वो मैंने कर लिया, अब आगे जाके वो बेनिफिट नहीं दे पाएगा। तो अगर हम फर्स्ट ईयर में अगर देखें, सेकेंड ईयर में देखें, थर्ड ईयर में देखें, फोर्थ ईयर में, सिक्स्थ ईयर में, लाइक इस तरह ये पोर्शन अब कभी बेनिफिट नहीं दे पाएगा। इसका मतलब है टोटल एसेट्स का अगर हम ये देखेंगे यूज किस तरह से होता है, अगर मेरा एजम्पशन ये है कि एसेट्स रेगुलरली एक तरह का यूज होता है, ठीक है, इस साल भी उतना ही यूज हुआ, अगले साल भी हुआ, अनरियलिस्टिक एजम्पशन लग रहा होगा, बट मान के चलते हैं ये एजम्पशन अपना है कि एसेट्स हर साल एक ही जैसा यूज हो रहा है, मान लेते हैं। तो क्या होगा, ये जो फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट ईयर का जो कॉस्ट एक्सपायर्ड कर गया, उस पोर्शन को हम लोग यहां डेप्रिसिएशन कह सकते हैं, ठीक है, उस पोर्शन को हम लोग डेप्रिसिएशन कह सकते हैं। डेप्रिसिएशन का रीजन क्या होता है, एसेट्स को हम यूज करने के लिए लाते हैं। एसेट्स कौन सा, डेप्रिशिएबल एसेट्स। डेप्रिशिएबल एसेट्स मतलब वैसा एसेट्स जो बिजनेस में परचेस तो किया गया है, किस लिए किया गया है, लॉन्ग लास्टिंग यूज के लिए, ठीक है, और जो रिसेल के लिए नहीं किया गया है, उससे प्रोडक्शन प्रोसेस में डालने के लिए यूज किए हैं, ऑफिस सेटअप के लिए डालने के लिए किए हुए हैं, प्लांट एंड मशीनरी जो खरीदे हुए हैं वो है, मतलब जिसका यूज है बिजनेस प्रोसेस में। तो अगर बिजनेस प्रोसेस में उसका यूज है तो उस एसेट से रिलेटेड जो कॉस्ट है वो भी तो एक्सपेंसेस का पार्ट बनेगा, तो बिल्कुल बनेगा। तो उस केस में क्या करेंगे, वो जो स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ कॉस्ट है वो मेरा डेप्रिसिएशन कहलाएगा, जो कि रीजन जिसका हो सकता है यूज, सिंपल यूज करने से एसेट्स का डेटोरिएशन होता है। टाइम एक्सपायर कर गया, मान लिया ऑब्सोलेसेंस, इसके पहले जो मैंने बताया था आपको, जस्ट ये देखिए एक वर्ड आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑब्सोलेसेंस। मार्केट में वो क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, मार्केट से आउट हो गया, टाइम आउट हो गया उसका, ठीक है, मार्केट से वो बाहर हो गया, ठीक है। अब हम उसको क्या करेंगे, अमोर्टाइज कैसे करेंगे ये देखेंगे। तो कीवर्ड्स कुछ था, अमोर्टाइजेशन और डिप्लेशन, ऑब्सोलेसेंस, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जाके। लेकिन ये बताते हैं, अगर मान लीजिए ऑब्सोलेसेंस एक रीजन है, ऑब्सोलेसेंस एक रीजन है, मतलब मार्केट से पुराना हो गया, वो अब चलन में नहीं है, मतलब अप्रचलन में है, ठीक है, तो वो भी रीजन हो सकता है किसी भी एसेट्स का वैल्यू डिटोरिएशन के लिए। तो डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी एसेट्स में जो डेप्रिशिएबल एसेट्स है, जो एसेट्स बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदा गया है, ठीक है, तो उस एसेट्स का वैल्यू किसी भी तरीके से डिटोरिएट करे, चाहे वो रीजन वियरिंग आउट हो, आप उसको यूज कर रहे हैं, वियर एंड टियर हो रहा है, अब उसका टाइम गैप हो गया, मान लिया वो टेक्नोलॉजी अब है ही नहीं मार्केट में, जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी पुराना हो गया, या अगर कोई ऐसा एसेट्स है जिसको कि स्पेसिफिक राइट के रूप में आपने खरीदा हुआ है, जैसे फ्रेंचाइजी, जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए दिया हुआ था आपको, और वो टाइम पीरियड अब खत्म हो गया, एग्जॉस्ट कर गया, तो उस पीरियड में क्या होगा, उस टाइम पीरियड के दौरान ही उस एसेट्स का टोटल वैल्यू आपको जो पीरियडिकल कॉस्ट के रूप में जो प्रॉफिट निकालने के लिए जरूरत है, उस रूप में उसका जो पीरियडिकल कॉस्ट है वो आपको ले लेना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि टोटल एसेट्स जो डेप्रिशिएबल एसेट्स है उसके वैल्यू को हम डिटोरिएट अगर करते जा रहा है किसी भी रूप में, तो वो डेप्रिसिएशन कहलाएगा। तो डेप्रिसिएशन का सीधा मतलब वैल्यू डिटोरिएशन। अगर बुक वैल्यू आपका जो भी बुक्स में है वैल्यू, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट पे अगर आप बुक्स में चीजों को दिखा रहे हैं, एसेट्स को दिखा रखे हैं बैलेंस शीट में, उसका वैल्यू किसी भी रूप से अगर घट रहा है, ठीक है, अगर उसका वैल्यू किसी भी रूप से घट रहा है, चाहे आपने यूज कर रखा हुआ है टाइम गैपिंग की वजह से या किसी भी अन्य रीजन से, तो वो डेप्रिसिएशन के श्रेणी में आएगा। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने देखा था कि जो मेरा ये है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, हम क्या करते हैं, एसेट्स को बैलेंस शीट में क्यों दिखाते हैं, ये मान के चलते हैं कि जो एसेट्स हमने परचेज किया हुआ है वो पिछले अगले फाइनेंशियल ईयर भी यूज होगा, उसके अगले फाइनेंशियल ईयर भी यूज होगा, मतलब ये कि मेरा बिजनेस जो है कंटिन्यूइंग इन नेचर का है, ठीक है, मेरा बिजनेस आगे भी चलेगा। तो डेप्रिसिएशन के लिए वो भी एक कंसेप्ट जो मैंने पढ़ा था आगे, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, जो कि फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट है, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है मेरा, कि मान के चलते हैं कि बिजनेस मेरा आगे के समय के लिए भी चलेगा, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। तो मैंने कहा था शुरू में ही आपको कि गैप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसमें कि हमने डिस्कस किया था डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जो लिंक में दे भी देंगे, फिर से आप अगर नहीं देखें वो वीडियो तो फिर से एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेस ऑफ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, ठीक है, मेरा क्या है, डेप्रिसिएशन क्यों,
रीजन समझना है कि डेप्रिसिएशन सर क्यों चार्ज करते हैं। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के पीछे एक ही रीजन है, नहीं ऐसा नहीं है, तीन चार रीजन है। उसमें क्या है, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस मेरा है गोइंग कंसर्न, मान के चलते हैं कि मेरा एसेट्स अगले फाइनेंशियल ईयर में भी यूज होगा, तो जो एसेट्स का जो पार्ट है उसको तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको चार्ज करना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है डेप्रिसिएशन किस पर, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन जो होगा हम चार्ज करेंगे फिक्स्ड एसेट्स पर। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब जो डेप्रिशिएबल एसेट्स है, सारे एसेट्स डेप्रिशिएबल एसेट्स नहीं होते हैं, कुछ का वैल्यू बढ़ता है, ठीक है, कुछ का वैल्यू क्या है, बढ़ेगा। जैसे मान लिया अगर आप लैंड का बात करते हैं तो लैंड का वैल्यू डिटोरिएट जनरली 99.99% में नहीं करेगा, वैल्यू उसका बढ़ेगा। हाँ, हो सकता है कुछ रीजन में उसका, कुछ केसेस में उसका वैल्यू डिटोरिएट भी करे। मान लीजिए आपने लैंड परचेज करके रखा और बगल में कोई जो है शराब फैक्ट्री लगा दिया, और उस शराब फैक्ट्री का जो मतलब अपशिष्ट मटेरियल है वो उसी से होके निकल रहा है, तो धीरे धीरे वो लैंड बंजर हो जाएगा, वहां रहने लायक जगह नहीं रहेगा लोगों को, या रहने लायक सिचुएशन नहीं बन पाएगा, तो उस केस में लैंड का वैल्यू डिटोरिएट कर जाएगा, जो बहुत ही कम सिचुएशन हो सकता है। या किसी अन्य प्राकृतिक रीजन से भी लैंड का वैल्यू डिटोरिएट कर सकता है। अदरवाइज 99.99% केसेस में लैंड का वैल्यू मतलब बढ़ेगा ही, एप्रिशिएट ही करेगा। तो उस केस में क्या करेंगे आप, उस केस में ये करना पड़ेगा कि जो लैंड एंड बिल्डिंग है या कोई भी लैंड है तो उसका वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है, बट बिल्डिंग है वैल्यू घटेगा उसका। या कोई भी प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर्स है, या कोई भी डेप्रिशिएबल एसेट्स जिसका वैल्यू डिटोरिएट करता है, सबसे पहले हम उसको डेप्रिसिएशन उसी पे चार्ज करेंगे, मतलब डेप्रिशिएबल एसेट्स होना चाहिए। क्लियर है चीज। अब आइए हम लोग क्या है, नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स पे करेंगे कि कब वो यूज होना चाहिए, बिजनेस में यूज होना चाहिए, एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, दैट इज इंपॉर्टेंट, कि उस एसेट्स का यूज मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए यूज होना है, ठीक है। करंट एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। क्लियर है चीज। करंट एसेट्स का मतलब वैसा एसेट्स जो कैश और कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा विद इन वन फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जब हम अकाउंटिंग बना करते हैं, बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं, तो उसको एसेट्स को हम करंट एसेट्स के कैटेगरी में तब दिखाते हैं जब वो एसेट्स हमको लगता है कि अगले फाइनेंशियल ईयर तक में, मतलब विद इन वन फाइनेंशियल ईयर, मतलब विद इन 12 मंथ्स कह सकते हैं, वो कैश और कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो करंट एसेट्स है। क्लियर है। अदरवाइज वो फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स जिसपे कि हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्चुअली क्या है डेप्रिसिएशन का उद्देश्य, मैंने बताया पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट निकालना है आपको। तो प्रॉफिट किस पीरियड का, अगर हमको पीरियोडिकल प्रॉफिट चाहिए, पीरियोडिकल प्रॉफिट अगर अपने को चाहिए तो क्या करना पड़ेगा हमको। देखिए अगर हम अपने को पीरियोडिकल प्रॉफिट चाहिए तो पीरियोडिकल रेवेन्यू माइनस है पीरियोडिकल कॉस्ट, उस स्पेसिफिक पीरियड का रेवेन्यू पकड़ना है और उस स्पेसिफिक पीरियड के कॉस्ट को उसमें घटा देंगे, मेरा आपको जो है प्रॉफिट निकल जाएगा, पीरियड का प्रॉफिट। क्लियर है। अच्छा, फिक्स एसेट्स कब का, वो पीरियोडिकल रेवेन्यू कब का, जिस दौरान फिक्स एसेट्स यूज हुआ है, इसीलिए द पार्ट ऑफ कॉस्ट टू बी चार्ज हियर। क्यों, कॉस्ट जो है, देखिए किस पीरियड का रेवेन्यू ले रहे हैं आप, उस पीरियड का रेवेन्यू जिस पीरियड में ये वाला एसेट्स, कौन एसेट्स, डेप्रिशिएबल एसेट्स जिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं वो यूज हुआ है, जिस पीरियड में ये एसेट्स यूज हुआ है उसी पीरियड का कॉस्ट, मतलब उस एसेट्स का जो पार्ट ऑफ द कॉस्ट है वो हम कॉस्ट के रूप में चार्ज करेंगे, ठीक है। वो ही पार्ट रेवेन्यू उस पीरियड का जिसमें एसेट्स यूज हुआ है, इसका मतलब उस एसेट से संबंधित जो कॉस्ट है वो मेरा पीरियोडिकल कॉस्ट में आ जाएगा, तो पीरियोडिकल प्रॉफिट निकल जाएगा मेरा। तो इसीलिए जरूरत होता है डेप्रिसिएशन को चार्ज। अच्छा ठीक है सर, क्या डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे क्या वो कैश एक्सपेंसेस है, कैश के रूप में जाएगा मेरा, नहीं जाएगा। तो क्या कैसे ये है, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं कंजर्वेटिज्म अप्रोच के लिए। कैसे कंजर्वेटिज्म अप्रोच है, तो ये मान के चलते हैं कि मेरा वैल्यू तो डिटोरिएट कर रहा है, एडजेक्टनेस क्या होगा सर, तो एडजेक्टनेस कुछ नहीं है, यहां एक एस्टिमेशन करते हैं, वैल्यू एडजेक्ट, किसी भी एसेट्स का वैल्यू एडजेक्ट नहीं बता सकते हैं आप कि इतना वैल्यू इस साल डिटोरिएट किया या इतना वैल्यू का एसेट्स का ये वाला पार्ट इस फाइनेंशियल ईयर में डिटोरिएट किया, आप नहीं बता सकते। तो उस केस में क्या होता है कि हम एक एस्टिमेशन करते हैं, एस्टिमेशन के हिसाब से हम डेप्रिसिएशन का वैल्यू निकालते हैं। तो अकाउंटिंग लिमिटेशन भी हो गया सर, अकाउंट तो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखाएगा। टू सम एक्सटेंट जब हम लोग डेप्रिसिएशन का एस्टिमेशन करते हैं उस समय एस्टिमेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपर्टीज, क्या है मेरा
एक्सपीरियंस पिछला क्या है, तभी हम उसके बेस पे एस्टिमेशन कर पाते हैं। या इंडस्ट्री में किस रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, इंडस्ट्री में लोग किस बेसिस पे एस्टिमेशन कर रहा है, या किसी पर्टिकुलर एसेट्स का लाइफ क्या है, इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ क्या है, उसके बेस पे हम लोग अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को निकालते हैं, ठीक है, एस्टिमेशन करते हैं। कॉस्ट, अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो एस्टिमेशन कॉस्ट आपको डालना पड़ेगा। और कंजर्वेटिज्म अप्रोच कहता क्या है कि जितना भी प्रोबेबल एक्सपेंसेस है, जो कि आपको लग रहा है कि एक्सपेंसेस हुआ है, ठीक है, उसको आप बुक फॉर कर लीजिए। तो कंजर्वेटिज्म अप्रोच के बेस पे भी हम लोग को डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखिए आगे कि हम लोग क्या करते हैं, एप्रोप्रिएशन। अब देखिए क्या है, एप्रोप्रिएट प्रोविजन, appropriate proportion of the cost of fixed assets is term as depreciation। क्लियर, डेप्रिसिएशन कुछ ये नहीं कि वो दिख रहा है सर वैल्यू डिटोरिएट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि देखिए सर ये वाला जो पार्ट ऑफ एसेट्स है ना वो जा रहा है, वैल्यू घट रहा है, इसका दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, वो दिखेगा नहीं। वो जस्ट एक एस्टिमेशन है मेरा कि अगर मैंने कोई एसेट्स खरीदा है और उसका यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ जो है एज पर मार्केट कंडीशंस 10 साल का है, तो ये मान के चलना है कि 10 साल में वो एसेट डिटोरिएट कर जाएगा और उस एसेट्स का जो टोटल कॉस्ट है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, टोटल कॉस्ट, वो मेरे बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, सॉरी उसमें वो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर चार्ज हो जाना चाहिए। ये मान के चलते हैं कि वो एसेट्स मेरा 10 साल रेवेन्यू जनरेट करेगा, तो उस एसेट से जो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 10 फाइनेंशियल ईयर में छोटे छोटे टुकड़ों में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर चार्ज कर देना है, जिससे मेरा मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, पीरियोडिक रेवेन्यू माइनस पीरियोडिक कॉस्ट। अगर जिस पीरियोडिक पीरियड का हम रेवेन्यू पकड़ रहे हैं उसी स्पेसिफिक पीरियड का हम लोग कॉस्ट पकड़ेंगे, तो मेरा जो है मैचिंग करा देंगे दोनों को, है ना, जिससे कि जिसके बेस पे हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं उस स्पेसिफिक पीरियड का। क्लियर है चीज, आगे बढ़ते हैं। तो एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स इज टर्म एज डेप्रिसिएशन। ये एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन क्या है, एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन जो मैंने बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन, वही एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चार्ज करा देते हैं। चार्ज कराने का मतलब कॉस्ट के रूप में, एक्सपेंसेस के रूप में उसको मानते हैं हम लोग। इवन कोई कैश एक्सपेंसेस नहीं जा रहा है उस फाइनेंशियल ईयर में आपका, फिर भी आपको एक्सपेंसेस के रूप में चार्ज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। क्लियर है चीज, आइए। परमानेंट एंड कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। परमानेंट वैल्यू डिटोरिएट करेगा, एक बार ऐसा नहीं है कि सर वैल्यू इस बार डिटोरिएट कर गया और अगले फाइनेंशियल ईयर में सर उसका वैल्यू बढ़ गया, मार्केट वैल्यू। नो नो नो, मार्केट वैल्यू उस एसेट्स का बढ़ने घटने से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने को देखना है ओरिजिनल कॉस्ट। बुक वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट, हमने कॉस्ट कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है, ठीक है। हम फिर लिंक में आप देख सकते हैं उसको, गैप में कॉस्ट कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि बैलेंस शीट में किसी भी एसेट्स को हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाते हैं, ठीक है। बुक वैल्यू अलग चीज है, बुक वैल्यू हो सकता है डेप्रिसिएशन वैल्यू के साथ हो, मतलब डेप्रिसिएशन घटने के बाद हो, लेकिन जब डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं तो डेप्रिसिएशन हमेशा चार्ज होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब जो मेरा ओरिजिनल कॉस्ट है, वो डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। वो फिर नेक्स्ट वीडियो, जो प्रीवियस वीडियो है गैप का, उसमें आप देख सकते हैं। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से ही हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। भले आपका वैल्यू, मार्केट वैल्यू आज बढ़ गया हो, तो डेप्रिसिएशन हमेशा परमानेंट डिक्रीज होता है, ठीक है, परमानेंट नेचर का है। और ये नहीं कि इस बार अगर डेप्रिशिएट कर गया कोई एसेट्स तो अगले बार वही एसेट्स बढ़ जाएगा वैल्यू उसका। मार्केट वैल्यू कुछ भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन एक छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए 1 लाख का एक एसेट्स हम परचेज किए और 3 साल में वो लाइफ उसका खत्म हो जाएगा, 4 साल में मान लीजिए। पहला साल का वैल्यू हम क्या कॉस्ट पे डालेंगे, बैलेंस इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मान लीजिए अगर हम एसएलएम मेथड फॉलो करते हैं, बताएंगे मेथड कैसे है। 4 साल मान लीजिए बराबर बराबर प्रोपोर्शन में वो एसेट्स यूज हो रहा है, ठीक है। तो पहला साल 1 लाख का को 4 भाग में बांट देंगे, तो पहला साल 25,000 का वैल्यू घटा, ठीक है। दूसरे साल फिर 25,000 का वैल्यू घटा। तीसरे साल क्या हुआ, उस एसेट्स का मार्केट वैल्यू 1.5 लाख रुपया हो गया। अब क्या कीजिएगा, 1.5 लाख पे डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिएगा? नो, गलत हो जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन परमानेंट नेचर का है और डेप्रिसिएशन हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे काटा जाता है, ठीक है। क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट को ही हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करके दिखाते हैं। क्लियर है चीज? अब आगे देखते हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या है, परमानेंट नेचर का है और कंटिन्यूअस नेचर का है। एक ही एसेट्स का जब तक उसका वैल्यू जो है जीरो ना हो जाए, मतलब जब तक वो टोटल कॉस्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चार्ज ना हो जाए, मतलब जब तक उस एसेट्स का इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ खत्म ना हो जाए। इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ मतलब
इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ का मतलब होता है कोई भी एसेट्स कितने साल तक प्रॉफिट जनरेट करके देगा। अगर वो बिजनेस में इनकम जनरेट करके नहीं दे रहा है, इट मींस कि उसका इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ खत्म हो गया है। ठीक है, मतलब ये है कि अगर कोई एसेट्स आपको इनकम कमाने में मदद नहीं कर रहा है, इनकम में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, इनकम कमाने में अपना कोई योगदान नहीं दे रहा है, उस एसेट से कोई इनकम जनरेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, अनवांटेड रूप से कोई यूज नहीं है उसका बिजनेस फंक्शन में, बिजनेस एक्टिविटी में, तो उस केस में उस एसेट्स का इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ जीरो हो गया है, खत्म हो गया है। तो अगर बुक वैल्यू कुछ भी बचा हुआ है उस आपके बैलेंस शीट में, तो उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करा के खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि अब एसेट्स का यूजफुल लाइफ जीरो हो गया, उसका जो भी वैल्यू आपके पास बचा हुआ है वो सारा का सारा वैल्यू आप बुक ऑफ अकाउंट्स में डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सोचा था कि वो एसेट्स 4 साल तक चलेगा, ठीक है, और 1 लाख में एक एसेट्स खरीदे आप, और आपको लग रहा है कि वो एसेट्स 4 साल तक चलेगा, बट 2 साल 3 साल के बाद ही वो एसेट लगा कि अब नहीं चलने वाला है, खत्म हो गया, तो तीसरा साल में ही सारा वैल्यू जो भी बचा हुआ है बुक वैल्यू, वो सारा का सारा वैल्यू आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर सकते हैं। कि ये किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म जो है वो यही कहता है कि अगर कोई लॉसेस हमको लग रहा है कि प्रोबेबल है, होने वाला है, एक्सपेंसेस प्रोबेबल है, होने वाला है, या जो कि कॉस्ट इस स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड का है, तो उसको चार्ज कर लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, उसको बुक कर लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो दूसरा रीजन कंजर्वेटिज्म अप्रोच बताता है। और डेप्रिसिएशन आपका परमानेंट और कंटिन्यूअस डिक्रीज है इन द बुक वैल्यू। किसमें डिक्रीज है? बुक वैल्यू में डिक्रीज है। ठीक है, जो बुक जिस वैल्यू पे आप बुक्स में शो कर रहे हैं उस वैल्यू का परमानेंट डिक्रीज है, वो वैल्यू कभी भी बढ़ नहीं जाएगा। एक बार ऐसा नहीं है कि आपने 1 लाख के एसेट्स को 25,000 घटा के 75 पे लिखे, फिर 25,000 घटा के 50 पे लिख रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि मार्केट वैल्यू अगर 1.5 लाख हो जाए तो बुक्स को फिर से उसको 1.5 लाख पे लेते आएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए डेप्रिसिएशन हमेशा परमानेंट और कंटिन्यूअस डिक्रीज है बुक वैल्यू का। ठीक है, अब क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज एन इंटीग्रल कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग द बिजनेस। बिल्कुल सही है, इंटीग्रल कॉस्ट है, क्योंकि आप जब डेप्रिसिएशन के लिए एग्जैक्ट अमाउंट तो आप निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि ये एसेट्स जो है आने वाले अकाउंटिंग पीरियड में यूज होगा, और ये एसेट्स का स्पेसिफिक पोर्शन जो है इनकम जनरेट करने में मदद कर रहा है, इसलिए आप उसको प्रोविजन के रूप में अकाउंट्स पे चार्ज कर सकते हैं। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल कॉस्ट है, किसका? उस स्पेसिफिक पीरियड का। ठीक है, कंडक्टिंग द बिजनेस। डेप्रिसिएशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ फ्लक्चुएशन। याद रखिएगा, मार्केट फ्लक्चुएशंस करता अगर है तो ये डेप्रिसिएशन नहीं है। डेप्रिसिएशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ मार्केट फ्लक्चुएशंस। अगर मार्केट फ्लक्चुएट करता है, उसके वजह से वैल्यू डिटोरिएट करता है, तो वो डेप्रिसिएशन नहीं है। ठीक है, या ध्यान में रखना है, इट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन हिस्टोरिकल कॉस्ट पर बेस्ड है। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब ओरिजिनल कॉस्ट, जिस कॉस्ट पे हमने एसेट्स को पुट टू यूज करने के पहले का सारा खर्चा मेरा हिस्टोरिकल कॉस्ट कहलाता है। अगर वैल्यू फ्लक्चुएट करता है, एसेट्स का वैल्यू फ्लक्चुएट करता है और फ्लक्चुएशन की वजह से उसका वैल्यू डिटोरिएट कर जाता है, घट जाता है, तो उस केस में उसको डेप्रिसिएशन की श्रेणी में नहीं रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्या है, एक डेप्रिसिएशन से रिलेटेड वर्ड है डेप्लेशन, जो इंटरचेंजेबल वर्ड है। डेप्लेशन का मतलब होता है आपका रिक्तीकरण। हिंदी में अगर देखें, डेप्रिसिएशन का मतलब मूल्य ह्रास, वैल्यू डिटोरिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू डिटोरिएशन, जबकि डेप्लेशन का मतलब होता है रिक्तीकरण। रिक्तीकरण का मतलब क्या हुआ? एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए आपको कोई सामान मिला, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी मिला, और आपने धीरे धीरे यूज करते 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 उस स्पेसिफिक क्वांटिटी को खत्म कर लिया। ठीक है, यूज करके, किस लिए, पर्पस क्या है उसका? उस स्पेसिफिक क्वांटिटी को आपने यूज करके धीरे धीरे करके खत्म कर लिया। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आपका माइनिंग का व्यापार है। ठीक है, माइनिंग का व्यापार है और आपने एक माइंस परचेज किया, कोल माइंस। ठीक है, कोल माइंस में है स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कोयला जो है, कोल जो है वो लिमिटेड है कि भैया इतना टन या इतना जो है मीट्रिक टन या जो भी स्पेसिफिक क्वांटिटी है वो इसमें है, उसको आपको निकाल लेना है। ठीक है, तो वो जो कोल माइंस है वो आपके लिए क्या है? सबसे पहला वो एसेट्स है सर। क्यों एसेट्स है? क्योंकि उसका मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में यूज है सर। अच्छा ठीक है, तो अब उसको क्या करना है? तो अब ये है कि हम अगर उस कोल माइंस को 5 साल 10 साल 20 साल के अंदर पूरा का पूरा यूटिलाइज करते जा रहे हैं, क्वांटिटी को, क्या क्वांटिटी है उसमें? एक एस्टिमेटेड क्वांटिटी था, इसकी ये इतना एकड़ ऑफ लैंड
में इतना कोयला होगा, इतना क्वांटिटी ऑफ कोयला है, और आपको 10 साल का लीज मिला हुआ है या 20 साल का लीज मिला हुआ है, जिसमें कि वो पूरा का पूरा कोयला जो है आपका खत्म हो जाएगा। तो जो स्पेसिफिक राइट मिला हुआ है कोल माइंस का आपको, तो स्पेसिफिक पीरियड में वो धीरे 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 खत्म हो जाएगा। तो वो जो खत्म होने का प्रक्रिया कहलाता है वो रिक्तीकरण कहलाता है, क्योंकि वो अमाउंट ऑफ क्वांटिटी जो है धीरे धीरे लेस होते जाता है, तो वो भी डेप्रिसिएशन के श्रेणी में आएगा, बट उसको हम लोग डेप्लेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उसको हम लोग डेप्लेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए टर्म डेप्लेशन क्या है, लिखा हुआ है द टर्म डेप्लेशन इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक माइंस, क्वेरीज। ठीक है, बताए किस लिए, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं वर्ड, है डेप्रिसिएशन ही है। ठीक है, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन का परिभाषा ही ये बताया कि वैल्यू डिटोरिएशन, हमने कोई एसेट्स खरीदा, उसका स्पेसिफिक लाइफ दिया हुआ है, उस लाइफ में धीरे धीरे उसका वैल्यू डिटोरिएट कर जाएगा, और उस लाइफ के बाद वो एसेट्स यूज में नहीं रहेगा, तो हमको उसी स्पेसिफिक इकोनॉमिक लाइफ में उस एसेट्स के टोटल कॉस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चार्ज करा देना है। ये तो डेप्रिसिएशन का परिभाषा था। तो उसी कड़ी में डिप्लेशन भी है, तो डिप्लेशन भी डेप्रिसिएशन के श्रेणी में आता है। ठीक है, इंटरचेंजेबल वर्ड्स के रूप में यूज होता है, बट डेप्लेशन जो है हम कह सकते हैं ये क्वेरीज है, माइंस है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं इस वर्ड को। ठीक है, द टर्म डिप्लेशन इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कहां है नेचुरल रिसोर्सेज? माइंस में है, क्वेरीज में है, खादान वगैरह में है ना, जैसे कोयला का खादान है, सोने का खादान है, अबरक का खादान है। ठीक है, तो इस खादान से जो है एक इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ है, उसको धीरे जैसे ऐसे ऐसे हम लोग यूज करते हैं, उस खादान को लेने में जो मेरा कॉस्ट लगा है, उस कॉस्ट को टोटल इकोनॉमिक पीरियड में, जितना पीरियड तक वो खादान मेरे यूज में रहेगा, वैसे धीरे धीरे करके हम लोग उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चार्ज कर देंगे। क्लियर है? ड्यू टू डेप्लेशन द अवेलेबिलिटी ऑफ द क्वांटिटी, मैंने पहले ही बताया, द अवेलेबिलिटी ऑफ द क्वांटिटी, किस लिए? कोयला खदान में क्या था आपका, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कोयला था। ठीक है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ कोयला था कि हाँ इतना निकाल लेंगे मेरा राइट खत्म हो जाएगा, तो वो क्या है, क्वांटिटी ऑफ एसेट्स। ठीक है, डिप्लेशन क्या मतलब बताएंगे इसका, due to depletion the availability of the quantity of assets reduce, available quantity reduce करता है इसमें। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा डेप्रिसिएशन जो अदर एसेट्स पे है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी में क्वांटिटी डिटोरिएट नहीं करता है। वहां क्वांटिटी एक प्लांट एंड मशीनरी है तो प्लांट एंड मशीनरी वही रह जाएगा, बट उसका कैपेसिटी डिटोरिएट कर जाएगा, उसका यूजफुलनेस डिटोरिएट कर जाएगा, उसका जो कमाने का शक्ति है जिससे कि इनकम जनरेट कर रहा है, वो इकोनॉमिक यूजफुल जो उसका यूजफुलनेस है वो डिटोरिएट करता है, उसमें फिजिकल डिटोरिएशन नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीजों को। फिजिकल डिटोरिएशन इन द सेंस कि वो एक मशीन से आधा मशीन नहीं रह जाएगा, फिजिकल डिटोरिएशन उसके पार्ट एंड पुर्जा में होता है। ठीक है, बट डिप्लेशन में क्या होता है, डिप्लेशन में एक कोयला का खदान लिया, 1 एकड़ में है, 5 एकड़ में या 20 एकड़ में, 50 एकड़ में मान लीजिए है वो। ठीक है, उसके अंदर कोयला है, आपने एक स्पेसिफिक एस्टिमेटेड कोयला का क्वांटिटी है, वो धीरे धीरे करके निकाल लिया, तो पूरा का पूरा कोयला का क्वांटिटी हट जाएगा, फिजिकली वो वहां से मूव कर जाएगा। ठीक है, तो डिप्लेशन का मतलब फिजिकल मूवमेंट है, फिजिकली डिटोरिएशन है, ध्यान में रहेगा चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। Due to the depletion, the availability of the quantity of the assets reduces. Depletion relate to the exhaustion of, किसके लिए? Exhaustion of economic resources. इकोनॉमिक रिसोर्सेज एग्जॉस्ट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, जो हमने परचेज किया था, जो हमने लीज पे लिया था या परचेज करके लाया था, उसका इकोनॉमिक लाइफ एग्जॉस्ट कर जाएगा। ठीक है, अब देखिए डिप्रिसिएशन रिलेट टू द यूजेस ऑफ एन एसेट्स, बिल्कुल सही है, डिप्रिसिएशन तो जानते ही हैं, एसेट्स यूज करेंगे तो डिप्रिसिएशन होगा। चल अब क्या है, दूसरा है, आप देखिए यहां इंपॉर्टेंट और भी है, अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन और एब्सोल्सेंस। ठीक है, अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है परिशोधन, परिशोधन का मतलब एक स्पेसिफिक कॉस्ट आपने लगाया, एक उसका एक स्पेसिफिक पार्ट है, और जनरली ये कॉस्ट किस पे होता है, अमोर्टाइजेशन किस वैल्यू पे होता है, ये ऐसे एसेट्स पे अमोर्टाइज करते हैं वैल्यू, ऐसे कॉस्ट को अमोर्टाइज करते हैं जो कि कॉस्ट लगा तो है बट उससे जो एसेट्स जनरेट हुआ है वो दिखता नहीं है, मतलब अदृश्य संपत्ति, मतलब इनटेंजिबल एसेट्स। ऐसे एसेट्स को हम अमोर्टाइज करते हैं जिस पर कॉस्ट तो लगा है बट वो एसेट्स का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो एसेट्स कहीं दिखता नहीं है। ठीक है, जैसे कॉपीराइट आपने खरीदा, जैसे पेटेंट आपने खरीदा, जैसे आपने लाइसेंस लिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग राइट लिया हुआ है, फ्रेंचाइजी लिया हुआ है, गुडविल परचेज किया हुआ है, या कोई एसेट्स ऐसा जो कि आपने लगा, कॉस्ट ऐसा जो आपने लगाया है जिसका इफेक्ट तो बिजनेस के अंदर है बट वो दिखता नहीं है कहीं भी। ठीक है, तो उस तरह के
कॉस्ट को, उस तरह के एक्सपेंसेस को, उस तरह के एसेट्स को हम लोग इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। और उस इंटेंजिबल एसेट्स का भी स्पेसिफिक लाइफ है। जैसे मान लीजिए आपने कोई कॉपीराइट लिया हुआ है या पेटेंट राइट लिया हुआ है या फ्रेंचाइजी लिया हुआ है, और वो स्पेसिफिक फ्रेंचाइजी का कॉस्ट है मान लीजिए 5 करोड़ रुपीस, ठीक है, और वो फ्रेंचाइजी का लिमिटेशन दिया हुआ है कि आपको उस फ्रेंचाइजी के कॉस्ट के हिसाब से 5 करोड़ को रुपया को आप 10 साल तक में ही यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका फ्रेंचाइजी का जो राइट्स है वो मान लीजिए खत्म हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, 5 करोड़ डिवाइड बाय 10 ईयर्स, सिंपल। क्योंकि फ्रेंचाइजी का एक राइट है, एक अधिकार है आपके पास, ठीक है, वो अधिकार दिखता नहीं है, वो अधिकार सिंपल कागज के एक टुकड़े में करके दीवार पे टांग दीजिए आप कि मेरे पास इस चीज का फ्रेंचाइजी राइट है, बस इस चीज का मेरे पास कॉपीराइट है, इस चीज के पास मेरे पास ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, ठीक है, उसको आप सिंपल एक पेपर में जो है टंगा लीजिए और दीवार पे टांग दीजिए, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, वो एग्जिस्टेंस में दिख तो नहीं रहा है लेकिन उसका यूज है, और जब तक उसका जो राइट्स का जो टाइम लिमिट है उस तक में वो पूरा का पूरा कॉस्ट जो आपने लगाया हुआ है 5 करोड़ वो एग्जॉस्ट कर जाएगा। तो मान लीजिए किसी पेटेंट को कराने में आपको 1 करोड़ रुपया लगा और उस पेटेंट का जो आपको राइट मिला वो मान लीजिए 10 साल के लिए मिला, ठीक है, तो 10 साल में वो पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपया एग्जॉस्ट कर जाएगा। और उस प्रक्रिया को, जो एग्जॉर्शन का प्रक्रिया है, उसी को हम लोग अमोर्टाइजेशन बोलते हैं, परिशोधन बोलते हैं। मतलब है 1 लाख रुपया का कॉस्ट है और इसको 10 साल में 10-10 हजार रुपया करके राइट ऑफ करते चलिए या अमोर्टाइज करते रहिए। क्या करना चाहिए, अमोर्टाइज करना चाहिए। तो उसी को हम लोग परिशोधन या अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। क्लियर है चीज। अब देखिए अमोर्टाइजेशन रेफर्स टू द राइटिंग ऑफ, क्लियर है, राइट ऑफ करना। राइट ऑफ करना मतलब क्या, बुक से हटाते जाना। कितना का वैल्यू था, 1 लाख का, कितना साल यूज होगा, 10 साल। तो 1 साल में कितना राइट ऑफ करना है, बुक से कितना हटाना है, 10,000। तो 10,000 के हटाने की प्रक्रिया को अमोर्टाइजेशन बोलते हैं और हिंदी में इसी को परिशोधन बोलते हैं। क्लियर है चीज। चलिए कंप्लीट हिंदी है परिशोधन, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो अमोर्टाइजेशन रेफर्स टू द राइटिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स के कॉस्ट को हम लोग अमोर्टाइज करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, तो इसी को अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। क्लियर है। Assets like patents, copyright, trademark, franchises, etc. goodwill, which has the utility for the specified period. यह ध्यान में रखना है, जो फ्रेंचाइजी जो इंटेंजिबल एसेट्स है उसका यूटिलिटी है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक ही वो यूटिलाइज होगा, इसलिए उस स्पेसिफिक पीरियड तक में बुक्स से उसको राइट ऑफ करके हटाते जाते हैं। राइट ऑफ करना मतलब उस स्पेसिफिक पार्ट को बैलेंस शीट से हटा के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस मान के बुक्स में रख देना है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे उसको चार्ज करा देना है, एक्सपेंसेस मान के उस स्पेसिफिक पीरियड का वो कॉस्ट माना जाएगा मैचिंग कॉन्सेप्ट पर्पस के लिए। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। एक वर्ड है और इंपॉर्टेंट वर्ड है अब्सोल्सेंस। क्या वर्ड है, अब्सोल्सेंस। ये आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ डेट जिसको अप्रचलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, अप्रचलन। ठीक है, अब नहीं है वो, अप्रचलन में हो गया। ठीक है, अब वो मार्केट में नहीं रहा, अप्रचलन में आ गया। ऑब्सोल्सेंस, आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ मार्केट, ये भी डेप्रिसिएशन का एक पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ऑब्सोल्सेंस क्या है, क्यों, रीजन क्या हो सकता है उसका। ऑब्सोल्सेंस का रीजन आउट ऑफ डेट हो जाना, आउट ऑफ मार्केट हो जाना, ये भी डेप्रिसिएशन का एक पार्ट है। उसमें क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। पहले जो टेक्नोलॉजी यूज करते थे किसी चीज को बनाने का, वो अब नहीं रहा, अब उससे एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया। आपने एक मशीन खरीदा, उस मशीन में जो टेक्नोलॉजी लगे हुए हैं या वो मशीन जिस टेक्नोलॉजी से ऑपरेट होता है वो टेक्नोलॉजी ही अब नहीं रहा, उस टेक्नोलॉजी से अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी आ गया, तो आपका मशीन क्या हो जाएगा, आपका मशीन हो जाएगा यूजफुल नहीं रहा अब। ठीक है, मतलब उसका इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ खत्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, उसका जो वैल्यू बचा हुआ है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चार्ज कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई एसेट्स मेरा 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होने की वजह से आउट ऑफ डेट हो जाएगा, जैसे आज के डेट में मान लीजिए चलिए आप आईफोन कोई जो है स्पेसिफिक परचेज किए, ठीक है, उसका आईफोन का जनरेशन मान लीजिए आईफोन 14, 15 मान लीजिए परचेज किए। ठीक है, 13 जिसमें परचेज किए थे उसमें लगा था ये 3 साल में दूसरा आ जाएगा या 2 साल में दूसरा आईफोन 14 आ जाएगा। तो आपको 2 साल के अंदर ही अगर कुछ बेसिक ऐसा कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ जाए जिससे कि उसका पूरा फंक्शन ही अब नहीं रहेगा, मान लीजिए बेसिक फंक्शन ही खत्म हो जाए, तो टोटल कॉस्ट को आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चार्ज कर देना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्सोल्सेंस किस लिए, रीजन क्या है उसका, ऑब्सोल्सेंस का रीजन है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, ऑब्सोल्सेंस का रीजन है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, प्रोडक्शन का मेथड चेंजेस, जिस मेथड से आपने पहले प्रोडक्शन कर रखा था, जिस मेथड से पहले, ऐसा मशीन है आपके पास जो
मान लीजिए पहले मैनुअल चलता था, ठीक है, अब उसी मशीन के जगह पे दूसरा मशीन ऐसा आ गया जो ऑटोमेटिक मशीन आ गया। तो पहला वाला मशीन जो मैनुअल चलता था, जिसका कॉस्ट ज्यादा होता था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या आप उसको यूज करेंगे? नहीं करेंगे। तो वो जो मशीन है वो क्या हो जाएगा? आउट ऑफ डेट हो जाएगा। आज वो बक्सा वाला कंप्यूटर याद होगा आप लोग को, जो पूरा बड़ा हुआ निकला हुआ रहता था ऑफिसेज वगैरह में, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग, रेलवे, ये सब में बड़ा बड़ा वो कंप्यूटर यूज करता था, पूरा दम निकला हुआ रहता था, पेट निकला हुआ कंप्यूटर। तो वो आज के डेट में आउट ऑफ डेट है और प्रचलन में है। तो जितना भी कॉस्ट उस एसेट्स का, उस कंप्यूटर का दिखा के रखा हुआ था लोगों ने बैलेंस शीट में, उसको क्या करना पड़ेगा? पूरा का पूरा राइट ऑफ करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चार्ज कर देना पड़ेगा, अगर उसका कुछ कॉस्ट बचा हुआ होगा अकाउंट्स पे, बुक्स में। तो क्लियर है? तो उस केस में क्या होगा? अगर प्रोडक्शन मेथड चेंज हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे? उसको ऑब्सोलेसेंस इज वन ऑफ द रीजन ऑफ डेप्रिसिएशन। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से, प्रोडक्शन मेथड चेंजेस की वजह से, या चेंजेस इन द मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज डिराइव्स फ्रॉम द एसेट्स। सिंपल सा बात है, आपके पास एक ऐसा एसेट्स है, वो चीज प्रोडक्शन करता है, उस एसेट्स के द्वारा वो चीज प्रोड्यूस किया जाता है जिसका डिमांड मार्केट में अब है ही नहीं, उससे नया नया टेक्नोलॉजी आ गया। अभी भी आप समझिए, वो कोल्हू का बैल जो जिसके थ्रू जो है मतलब सरसों का तेल निकलता था, वो अब है ही नहीं। उसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट था, वो नया टेक्नोलॉजी आया, मशीन लगा दिया लोगों ने, अब मशीन से प्रोडक्शन हो रहा है। तो पहले वाला जो भी इन्वेस्टमेंट है आपका, वो आउट ऑफ डेट हो गया। तो वो चीज की वजह से भी अगर आपका, तो अगर उसमें जो तेल निकलता था, मान लीजिए उसका जो है रिफाइनिंग नहीं हो पाता था प्रॉपर्ली, वो शरीर के लिए हानिकारक है, मान लेते हैं एजम्पशन, तो लोग क्या करेगा? उसको यूज नहीं कर रहा है, ठीक है। या बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसका कि प्रोडक्शन मेथड चेंज होने की वजह से जो आपके पास मशीन है वो अब आउट ऑफ डेट हो गया, तो वो भी डेप्रिशिएट ऑब्सोलेसेंस के श्रेणी में आएगा और डेप्रिसिएशन के परिभाषा में ये भी कवर करता है, ठीक है। आइए, तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, प्रोडक्शन मेथड चेंजेस, चेंजेस इन द मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज डिराइव फ्रॉम द एसेट्स। उस एसेट्स से जो प्रोडक्ट और सर्विसेज निकल रहा है, उसका मार्केट डिमांड ही अब नहीं रहा, तो वो क्या कहलाएगा? ऑब्सोलेसेंस के श्रेणी में आएगा और ऑब्सोलेसेंस का ये रीजन रहा, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि एबनॉर्मल फैक्टर्स, जैसे मान लीजिए यूजफुलनेस ऑफ द एसेट्स डिक्लाइन, कुछ ऐसे भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ एबनॉर्मल फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके बेसिस पे एसेट्स का यूजफुल लाइफ जो है घट जाता है। अब एसेट्स यूजफुल नहीं रहा, तो ये भी एक रीजन हो सकता है डेप्रिसिएशन का। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग जो है तीनों का एक बार डिफरेंस कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 2-3 नंबर में, 1-2 नंबर में ये पूछ सकता है आपको, ठीक है, कि डेप्रिसिएशन में क्या होता है और एमोर्टाइजेशन में और ऑब्सोलेसेंस में बेसिक अंतर क्या क्या है। तो आप छोटा सा रिकैप करा लीजिए। डेप्रिसिएशन में क्या हुआ? डेप्रिसिएशन में क्या होता है? फिजिकल डिटेरियोरेशन होता है चीजों का, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा छोटा सा। डेप्रिसिएशन में क्या होता है? फिजिकल डिटेरियोरेशन होता है ना। एग्जॉस्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के केस में यूज करते हैं इसको, जैसे ऑयल वेल्स, है ना, तेल का कुआं जो होता है, वो भी उसमें आप क्या है, स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ ऑयल है उसके अंदर, आपने निकाल लिया, एग्जॉस्ट कर लिया, फिजिकल क्वांटिटी डिटोरिएट कर गया। आपका क्वेरीज है, खादान है, या टिम्बर स्टैंड्स, आपने क्या किया, जंगल परचेज किया जिसमें कि मान लीजिए स्पेसिफिक कीमती लकड़ियों का जो है पेड़ है, 1000 पेड़, 2000, 5,50,000 इस तरह का पेड़ है मान लीजिए, वहां से आपको क्या है, उस स्पेसिफिक पीरियड के लिए वो जंगल आपको मिल गया कि भैया आप पेड़ कटाई कर लीजिए। अब वो टिम्बर स्टैंड्स जो है अब नहीं रहा, अब वो खत्म हो गया, आपने सारा क्वांटिटी खत्म कर लिया। तो जितना स्पेसिफिक पीरियड के लिए आपने उसको लीज पे लिया था या जो भी रीजन से लिया था, वो सारा का सारा कॉस्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चार्ज कर देना पड़ेगा। तो ये डिप्लेशन के श्रेणी में आएगा। उसमें फिजिकल डिटोरिएशन होता है किसी भी एसेट्स का जिसका कि हम राइट्स लिए हुए हैं यूज करने के लिए, ठीक है। अब दूसरा है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन में क्या होता है? इकोनॉमिक डिटोरिएशन। ध्यान रखिएगा, डिप्लेशन में फिजिकल डिटोरिएशन और अमोर्टाइजेशन में इकोनॉमिक डिटोरिएशन, वैल्यू डिटोरिएट करता है या फिजिकली कुछ डिटोरिएट नहीं करता है। और एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड ऑफ राइट, जैसे पेटेंट राइट, कॉपीराइट, गुडविल, इसका राइट ऑफ यूज जो है वो डिटोरिएट कर जाता है। क्लियर है? तो ये इकोनॉमिक डिटोरिएशन कहलाएगा। ऑब्सोलेसेंस में क्या होता है? ये भी इकोनॉमिक डिटोरिएशन है, लेकिन बाय इकोनॉमिक डिटोरिएशन बाय किस रूप में? तो न्यूली इन्वेंशन, नया इन्वेंशन हो गया, मार्केट से आउट ऑफ डेट हो गया आप, ठीक है। मार्केट वैल्यू डिटोरिएट कर गया, क्यों? टेस्ट एंड फैशन लोगों का चेंज हो गया, ठीक है। किसी भी एसेट्स का मार्केट डिक्लाइन कर गया क्योंकि लोगों का टेस्ट एंड फैशन चेंज हो गया, तो आपके पास जो एसेट्स है उसका यूजफुलनेस कम हो गया, उसका इकोनॉमिक यूजफुलनेस जो है वो कम हो गया, तो वो ऑब्सोलेसेंस के श्रेणी में आएगा। बिजनेस, है ना, बिजनेस में क्या है?
आपका कोई भी ऐसा बिजनेस आप कर रहे थे जिसमें जो एसेट्स लगाए हुए हैं अब वो मार्केट में है ही नहीं, ठीक है, वो मार्केट से आउट ऑफ डेट हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। काउज ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है जी, सिंपल देखिए डेप्रिसिएशन का काउज क्या क्या हो सकता है, क्यों डेप्रिसिएशन, तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, फिर से एक बार रिकैप करते हैं आगे इसको। फिजिकल वियर एंड टियर, देखिए डेप्रिसिएशन का रीजन क्या है, फिजिकल वियर एंड टियर, आपने यूज कर रखा था उसको, यूज करने से डेप्रिसिएशन का रीजन फिजिकल वियर एंड टियर, जब आप यूज करते हैं किसी चीजों को तो उसमें घिसावट आता है, उसका वैल्यू डिटेरिएट करता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है और एक स्पेसिफिक टाइम तक के बाद वो काम नहीं करने लगता है, ठीक है। तो फिजिकल वियर एंड टियर की वजह से डेप्रिसिएशन होता है। विद द पासेज ऑफ टाइम, टाइम जैसे जैसे लैप्स करते जाता है उसका इकोनॉमिक कंडीशन घटते जाता है, मार्केट से आउट ऑफ डेट होते जाएगा, राइट्स आपका यूज खत्म होते जाएगा, तो ये विद द पासेज ऑफ टाइम की वजह से डेप्रिसिएशन। चेंजेस इन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है, जैसे मार्केट में डिमांड खत्म हो गया, जो एसेट्स आपके पास है उसका डिमांड डिटोरिएट कर गया, तो ये भी एक रीजन है डेप्रिसिएशन का, ठीक है। चेंजेस इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, लोगों का टेस्ट हैबिट ऑफ कंज्यूमर चेंज कर जाए तो आपका एसेट्स का वैल्यू डिटोरिएट कर जाएगा। लीगल राइट्स इन या एक्सपायर्ड, जो मैंने देखा आपके पास कोई लीगल राइट है, फ्रेंचाइजी है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, कुछ भी लिए हुए हैं और या मैन्युफैक्चरिंग राइट से लिया हुआ है, अपने लूम आवर्स लिया हुआ है, परचेज किया हुआ है, वो अगर आपका वैल्यू डिटोरिएट कर जाता है, टाइम पीरियड खत्म होता है तो वो भी डेप्रिसिएशन का एक काउज हो सकता है, रीजन हो सकता है। दूसरा देखिए नीड ऑफ डेप्रिसिएशन, आखिर डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं सर जी, डेप्रिसिएशन चार्ज करने का रीजन क्या है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने का रीजन है सिंपल, मैंने बताया पीरियोडिकल कॉस्ट, पीरियोडिकल प्रॉफिट चाहिए आपको तो पीरियोडिकल कॉस्ट को जानना पड़ेगा। पीरियोडिकल कॉस्ट में वैसे कॉस्ट भी है जो कि आपको दिख नहीं रहा, लग रहा है, आपने एसेट्स खरीदा 2020 में मान लीजिए और वो एसेट्स 2025 तक चलेगा, 26 तक चलेगा मान लीजिए, तो उस केस में वो कॉस्ट जो 24 में अगर आप अकाउंट्स बना रहे हैं 2024 में तो आपको नहीं पता चल रहा है कि इस बार मेरा खर्चा हो रहा है, लेकिन वो कुछ खर्चे जो 2020 में हो चुका था, 2020 में हो चुका था, उसको भी उसका स्पेसिफिक पोर्शन का भी यूज इस साल में हो रहा है, इसलिए उसको चार्ज करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, ठीक है। तो टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस जानना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस जानना है तो उसी स्पेसिफिक पीरियड का कॉस्ट जानना ही पड़ेगा आपको। चलिए टू नो द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ बैलेंस शीट है, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानने के लिए तो करना ही है डेप्रिसिएशन का चार्ज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए भी आपको जानना पड़ेगा कि मान लीजिए एक एसेट्स है और 5 साल का यूजफुल लाइफ है और 4 साल उसका बीत गया है, तो जो एसेट्स आपका है अगर टोटल ओरिजिनल कॉस्ट पे बुक्स में दिखाइएगा तो जो स्टेक होल्डर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो तो कंफ्यूज कर जाएगा, उसको लगेगा यार एसेट्स तो ये 5 लाख का दिखा के रखा हुआ है, मान लीजिए 5 लाख में एसेट्स था, वैल्यू उसका 5 लाख था और टोटल ओरिजिनल कॉस्ट पे 5 साल दिखा के आप बुक्स में रखे हुए हैं, इसका मतलब है लोग कंफ्यूज हो जाएगा, लोगों को लगेगा ये जो वैल्यू है एसेट्स का है वो क्या है, इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ अब उसका रहा ही नहीं है या एक ही साल रहा है और आपने उसको बुक्स में दिखा के रखा हुआ है, तो उस केस में वो वैल्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत फिगर ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखा पाएगा, दैट इज द रीजन ऑफ डेप्रिसिएशन। क्लियर है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सही सही ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाए, बैलेंस शीट में जो एसेट्स है वो सही वैल्यू डिपिक्ट करे जिससे कि स्टेक होल्डर्स मेरा डिसीजन लेने में एबल हो जाए, इसलिए हम एसेट्स के वैल्यू को डिक्रीज करके दिखाते हैं जिससे कि मेरा जो स्टेक होल्डर्स है उसके पास सही सही वैल्यू जाए, इसलिए भी हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है। दूसरा टू नो द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल सही है, आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जानना है सर जी, आपको लग रहा है कि हम ये चीज जो बना रहे हैं जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका एक्चुअल कॉस्ट हमको जानना है, तो उससे रिलेटेड जो कॉस्ट जो उससे रिलेटेड जो आपका एक्सपेंडिचर हुआ है उसको भी तो लेना पड़ेगा, ठीक है। इस साल एक्सपेंडिचर नहीं हुआ लेकिन पहले तो हुआ है, अब उसका इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ तो धीरे धीरे घट रहा है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जानने के लिए भी हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना बुक ऑफ अकाउंट्स में जरूरी है, ठीक है। अच्छा लीगल रिक्वायरमेंट्स ये भी जरूरी है, आपको कंपनीज एक्ट कहता है, आपको इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि आपको डेप्रिसिएशन जो है आपको बुक ऑफ अकाउंट्स पे चार्ज कीजिए, ठीक है। डेप्रिसिएशन के लिए इनकम टैक्स एक्ट कहता है, आपको कंपनीज एक्ट स्पेसिफिकली कहता है कि आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए बुक ऑफ अकाउंट्स पे, ठीक है। जो अपने एसेट्स लिया हुआ है उसको अगर वो इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ जो उसका टाइम पीरियड है उसके अंदर का कॉस्ट जो है टोटल एसेट्स का वो उस इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ में स्प्रेड कर दीजिए, पार्ट करके पूरा स्प्रेड कर दीजिए उसको, ठीक है। ये लीगल रिक्वायरमेंट्स भी है। अच्छा फंड एक्यूमुलेशन फॉर परचेज ऑफ न्यू एसेट्स, अच्छा सर जी
डेप्रिसिएशन जो चार्ज करते हैं, क्या इससे कुछ कैश आउटफ्लो होता है? मैंने पहले ही बताया कैश आउटफ्लो नहीं होता है, तो कैसे इसको चार्ज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग एक्सपेंसेस जब इसको ट्रीट करते हैं, कोई कैश गया ही नहीं, तो मेरे पास कुछ ना कुछ रिजर्व बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे एक्सपेंसेस के रूप में इसको चार्ज करते हैं, भले वो कोई पैसा नहीं आपके पास से गया हुआ, कैश एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन में नहीं होता है, ये नॉन कैश आइटम है। डेप्रिसिएशन क्या है? नॉन कैश आइटम है, फिर भी इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, मेरा रिजर्व बनते जाता है। रिजर्व बनते जाता है किस लिए? मेरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, धीरे धीरे प्रॉफिट में ही कुछ पार्ट जो है चार्ज के रूप में हटा देते हैं लीगल रिक्वायरमेंट के बेस पर, तो जिससे क्या होता है, मेरा वो पैसा जमा होते जाता है, और भविष्य में कभी जब हमको एसेट्स परचेज करना होता है तो हम उस पैसे को यूज कर लेते हैं। हम बताएंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के रूप में जर्नल एंट्रीज वगैरह में, तो उसमें कितने बार क्या होता है, हम स्पेसिफिक रिजर्व क्रिएट करके रख लेते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फंड बना के रख लेते हैं, जिससे कि जब हमको ये एसेट्स, जो पुराना एसेट्स खत्म हो जाए, इसका इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ खत्म हो जाए, तो हम नया एसेट्स जब परचेज करेंगे तो उस केस में हमको मेरे पास एक्यूमुलेटेड फंड का बैलेंस खड़ा हो जाए और हम नया एसेट्स परचेज कर लें। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने से एक फायदा ये भी हुआ कि मेरे पास एक एक्यूमुलेटेड फंड जमा हो जाता है, जिससे कि हम लोग डेप्रिसिएशन जब नया एसेट्स परचेज करें उस समय हम उसको यूज कर सकते हैं, उस फंड का, डेप्रिसिएशन फंड का। क्लियर है? अब आगे और बढ़ते हैं। देखिए क्या है डेप्रिसिएशन का, यहां जो है छोटा सा और एक बार रिकैप करा देते हैं, ताकि आप ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी किसी एग्जाम्स में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, मान लीजिए छोटा सा इंटरव्यू आप फेस कर रहे हैं, या आपके क्लास में जो मान लीजिए कुछ वीकली टेस्ट वगैरह कुछ हो रहा है, तो उसमें भी आप जवाब प्रॉपर्ली दे सकते हैं, या इंटरव्यू वगैरह के लिए, या बेसिक नॉलेज के लिए, क्योंकि आप एज ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स आपको इस चीजों को जानना चाहिए। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन है क्या, कुछ बताते हैं। ये क्या है? अनएक्सपायर्ड कॉस्ट है। फिर से एक बार बताते हैं डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन अनएक्सपायर्ड कॉस्ट नॉन एज एसेट्स, बिल्कुल जानते हैं लोग। कॉस्ट का दो पार्ट, एक्सपायर्ड और अनएक्सपायर्ड। एक्सपायर्ड कॉस्ट तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डायरेक्टली चार्ज हो जाता है, बट अनएक्सपायर्ड कॉस्ट जो है, जो आने वाले समय में यूजफुल होगा, उसको हम लोग एसेट्स बोलते हैं। कॉस्ट का उस पोर्शन को जो आने वाले स्पेसिफिक पीरियड में भी यूज होगा, उस कॉस्ट के उस पोर्शन को हम लोग ही एसेट्स बोलते हैं, जिसको कि हम लोग अनएक्सपायर्ड कॉस्ट बोलते हैं, अनएक्सपायर्ड कॉस्ट। क्लियर है? देयर इज एस्टिमेटेड यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट्स, बिल्कुल होता है। कोई भी एसेट्स का इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ है, कोई भी एसेट्स हर साल एक ही जैसा यूज नहीं होगा। शुरुआती दौर में अच्छे तरीके से चलेगा, खूब प्रोडक्शन करेगा, धीरे धीरे उसका इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ घटते जाएगा, प्रोडक्शन घटते जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा आपका। ठीक है, तो कोई भी एसेट्स शुरुआती दौर में काफी अच्छा चलेगा, फिर धीरे धीरे उसका प्रोडक्शन घटते जाएगा। मतलब इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ हर एसेट्स का अपना होता है। ठीक है, depreciation is the cost portion of the assets which is charged to the revenue during the useful life of the assets by following the matching concept। ये भी मैंने बताया कि मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से कॉस्ट को चार्ज करते हैं। depreciation on assets arises, किस लिए? depreciation on assets arises due to, कब, क्यों, रीजन क्या बताया है? depreciation हम लोग जो है wearing out के लिए, wearing out consumptions, just a minute, ठीक है, wearing out consumptions, other losses of value due to use, effluxion of time, obsolescence through technology and market changes। depreciation is charged to profit and loss account on the basis of estimation, exactness और certainty नहीं हो पाता है। ठीक है, estimation के बेस पे depreciation को हम लोग चार्ज करते हैं। क्लियर है? अब आगे और बढ़ते हैं। देखिए फिर से, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन कॉस्ट ऑफ एसेट्स, बुक वैल्यू है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट, नॉट ऑन द मार्केट वैल्यू। डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे चार्ज होगा? मार्केट वैल्यू भी मान लिया आपको बुक्स में दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, और बुक वैल्यू भी दिया हुआ है, तो किस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? बुक वैल्यू पे, मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन को हम लोग बुक वैल्यू बोलते हैं जनरली। ठीक है, जिस वैल्यू पे बुक्स में एसेट्स को शो करके रखा हुआ है। अगर हम लोग बुक्स में ओरिजिनल कॉस्ट पे, जनरली किस वैल्यू पे शो करते हैं हम लोग? ओरिजिनल कॉस्ट पे, फिर भी प्रेजेंटेशन का तरीका में लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन एसेट्स का टोटल वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन जो अभी तक लगा है उसको घटाते चलते हैं। ठीक है, हम लोग जनरली बताएंगे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे करते हैं, उसमें कैसे प्रेजेंट करते हैं बैलेंस शीट में, वो तरीका हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में। व्हेन द लाइफ ऑफ एसेट्स, फिर लिखते हैं, व्हेन द लाइफ ऑफ एसेट्स इज प्री डिटरमाइंड देन देयर इज अमोर्टाइजेशन। अगर एसेट्स का लाइफ प्री डिटरमाइन हो जाए तो उस केस में उस स्पेसिफिक पीरियड में जो हम लोग वैल्यू डिटोरिएट करते हैं उसी को अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, द डेप्रिसिएशन इंक्लूड्स अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन में मैंने बताया, डेप्रिसिएशन में डेप्लेशन भी आता है, अमोर्टाइजेशन भी आता है, ऑब्सोल्सेंस भी आता है, तीनों डेप्रिसिएशन का ही पार्ट है। क्लियर है चीज?
अब आ गया ये डेप्रिसिएशन इज द एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट। फिर देखिए ये सब कीवर्ड है, ये सब कीवर्ड है, जब आप राइटिंग करते हैं क्वेश्चंस को लिखिएगा डेप्रिसिएशन के बारे में तो ये सब वर्ड यूज कर सकते हैं। क्लियर है? क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? डेप्रिसिएशन इज द एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है? डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है? किसी एसेट्स का वैल्यू 1 लाख, उसको लाने में खर्चा, पुट टू यूज करने में, इंस्टॉलेशन में 10,000, 1,10,000। अब वो एसेट्स जो है अपना इकोनॉमिक लाइफ 5 ईयर्स है और 5 साल के वो एसेट्स के बाद, 5 साल के बाद वो एसेट्स 20,000 में बिक जाएगा। तो डेप्रिशिएबल वैल्यू कितना का कॉस्ट 5 साल में लगा, ये देखिए क्या होगा। 1 लाख का कॉस्ट, ठीक है, 10,000 रुपया आपको लाने और इंस्टॉलेशन का कॉस्ट, 1,10,000, और ये एसेट्स जो है 5 साल तक चलेगा। लेकिन ये एसेट्स 5वां साल लास्ट में 20,000 रुपया में बिक जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा आपके पास? 90,000 का टोटल कॉस्ट जो है वो हुआ, जो 5 साल तक में बुक ऑफ अकाउंट्स पे चार्ज होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? इसको 5 से डिवाइड कर देंगे और 18,000 पर ईयर डेप्रिसिएशन के रूप में बुक ऑफ अकाउंट्स पे चार्ज कर सकते हैं। क्लियर की जी? नहीं तो वही बोलता है डेप्रिसिएशन इज द एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या हो गया? यहां 90,000 जो है वो डेप्रिशिएबल अमाउंट है, इसी का एलोकेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे हम लोग करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चार्ज कराते हैं। क्लियर है? इट इज नॉन कैश एक्सपेंसेस, बिल्कुल है, मैंने डिस्कस किया था पहले भी। डेप्रिसिएशन क्या है? एक नॉन कैश आइटम है। और डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। किसी जस्ट डेप्रिसिएशन पढ़ा, चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद मैं बता रहा हूं आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। तो किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ करने को ही हम लोग जनरली डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन क्यों? छोटा सा चीज है, डेप्रिसिएशन क्यों? ठीक है, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के लिए सिंपल, ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट के लिए डेप्रिसिएशन, एक मिनट जस्ट, ठीक है, डेप्रिसिएशन मैचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू के लिए। दूसरा लीगल के लिए, टैक्स पर्पस के लिए, कंपनीज एक्ट के लिए, लीगल पर्पस के लिए, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेशन के लिए, कंपनी रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है, अच्छा, तीसरा रीजन ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन बताने के लिए और परफॉर्मेंस बताने के लिए भी डेप्रिसिएशन का जरूरत होता है। ठीक है, अब एक लास्ट में थोड़ा सा आज डिस्कस करते हैं, इस चीज़ों को मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जा रही है। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इस चीज को बताएंगे। थोड़ा सा बताते हैं कि फैक्टर्स कौन कौन सा है जो अफेक्ट करता है डेप्रिसिएशन के अमाउंट निकालने के लिए। अब हम जानेंगे, ये सारा थ्योरी बेस्ड था डेप्रिसिएशन का। अब हम जानेंगे कि एक्चुअल में बुक ऑफ अकाउंट्स में सर डेप्रिसिएशन कितने अमाउंट का लिखें, कितना अमाउंट, क्योंकि एस्टिमेशन बेसिस पे होता है सर, तो एस्टिमेशन कैसे करेंगे, किस वैल्यू पे एस्टिमेशन करेंगे, तो ये निकालने के लिए हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे डेप्रिसिएशन का। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 4 पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है सर जो डेप्रिसिएशन के अमाउंट को इफेक्ट करता है ना, डेप्रिसिएशन के अमाउंट को इफेक्ट करेगा, जो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो होगा वो कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो उसको इफेक्ट करता है। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स, मैंने कॉस्ट कॉन्सेप्ट बताते समय बताया हुआ था आपको। ठीक है, गैप जिसमें पढ़ा रहे थे उसमें कॉस्ट कॉन्सेप्ट बताए थे कि ओरिजिनल कॉस्ट में क्या क्या जुड़ता है, ओरिजिनल कॉस्ट किसको किसको बोलते हैं। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स में ओरिजिनल कॉस्ट जो मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, पहले आपको, फिर यहां बताएंगे नेक्स्ट वीडियोस में। एस्टिमेटेड एंड नेट रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है, रेसिडुअल वैल्यू क्या है, एसेट्स कितने में लास्ट में बिकेगा। डेप्रिसिएबल कॉस्ट, डेप्रिसिएबल कॉस्ट किसको बोलेंगे, ठीक है, किस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएबल कॉस्ट। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, कितना दिन तक वो एसेट्स चलेगा। तो इन सारी चीजों का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, मिलते हैं तब तक, धन्यवाद, जय हिंद।